शुरू किया सत्यापन अभियान, सुरक्षा को मजबूत करने का लिया फैसला। भाजपा की अपील, प्रवासी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराएं। बीजेपी ने प्रवासियों से की अपील, मतदाता सूची में नाम दर्ज कर अपने गृह जिले के विकास में योगदान देने की सिफारिश। उत्तराखंड में मतदाता सूची पुनरीक्षण से पहले भाजपा की बड़ी पहल। उत्तराखंड में खनन नीतियों को लेकर कांग्रेस का सरकार पर तीखा हमला, पर्यावरण और जनहित को लेकर उठाए गंभीर सवाल। कांग्रेस ने खनन की गड़बड़ियों पर उठाए सवाल, आरोप सरकार नदियों और जंगलों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन राशि दे रही। उत्तराखंड में घने कोहरे और ठंड का कहर, बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाकों में राहत की उम्मीद। मौसम विभाग ने जारी किया शीतलहर और कोहरे का अलर्ट। माघ पूर्णिमा पर हरिद्वार में आस्था का अद्भुत नजारा, लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। धार्मिक महत्व से भरा उठा वातावरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। देहरादून में बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से आकर यहां व्यवसाय कर रहे हैं, यहां अपनी आजीविका चला रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वेश बदलकर साधु के रूप में लोगों को ठगने का काम करते हैं और अपराधियों में शामिल होते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने के लिए देहरादून पुलिस ऑपरेशन कालनेमी के तहत सत्यापन अभियान चला रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि शहर में जहां बाहरी लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं वहां उनकी पहचान और सत्यापन किया जाए। अगर कोई फर्जी तरीके से यहां रह रहा है या किसी ढोंगी बाबा के रूप में लोगों को ठग रहा है तो उस पर कार्रवाई की जा सके और शहर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके। सत्यापन अभियान एक कंटिन्यूअस एक प्रक्रिया है, चूंकि जहाँ पर भारी प्रदूषण के काफ़ी लोग यहाँ पर रहते भी हैं, अपना एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आते हैं और ये जिस तरह से यहाँ पर होम स्टे बने हैं, लंबे समय तक लोग यहाँ रुकते भी हैं। तो ये कंटिन्यूअस ड्राइव देहरादून पुलिस की चल रही है और इसी सत्यापन अभियान के तहत जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ऑपरेशन कालनेमी, उसमें भी हम लोगों को चिन्हित करते हैं कि कौन अपने नाम भेष बदल कर यहाँ ऐसी कोई ठगी करने के उद्देश्य से धार्मिक चोला पहनकर इस तरह की वारदात करने के लिए जो रुक जाते हैं यहाँ पर, उन पर भी अभियान चल रहा है। उसमें काफ़ी सफलता इस साल ही 18 जो है बांग्लादेशी भी हमने यहाँ पर पकड़े, जो इस तरह के यहाँ पर अपने नाम और अपनी पहचान छुपाकर फेक दस्तावेजों के आधार पर रह रहे थे। तो ये कार्रवाई लगातार जारी है और इसको और हम बृहद रूप से ऐसे इलाकों में जहाँ पर हमें लगता है कि बहुत सारे किराएदार या अन्य लोग आके बसे हैं यहाँ पर, उनमें भी हम बृहद रूप से इस अभियान। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने प्रवासी लोगों से अपील की है कि वे अपने गृह जिले की मतदाता सूची में अपना नाम जरूर दर्ज कराएं। उनका कहना है कि इस कदम से न सिर्फ पलायन कम होगा बल्कि अपने गांव और इलाके के प्रति उनकी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता भी बढ़ेगी। उत्तराखंड में जल्द ही मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इस दौरान भाजपा प्रवासियों से यह अपील कर रही है। मतदाता सूची में नाम दर्ज करने से प्रवासी लोग अपने गृह जिले के विकास में योगदान दे सकेंगे और राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। इससे उनका सामाजिक अधिकार भी मजबूत होगा और वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इधर भाजपा की यह अपील एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे राज्य के विकास में सभी प्रवासियों का योगदान सुनिश्चित होगा। कुंदन परिहार ने यह भी कहा कि हर प्रवासी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और अपने अधिकारों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। उत्तराखंड में हमने सभी जो प्रवासी मतदाता हैं उनसे अपील की है कि वो उनकी गणना, जो उनकी मत की गणना हो, उनके गांव में हो और वहीं पर वो मतदाता सूची में अपना नाम अंकित कराएं। तो आज बहुत सारे लोगों ने हमारी इस अपील को स्वीकार किया है। आज ये अपने अपने गांव की मतदाता सूची में अपना अपना नाम वो दर्ज करा रहे हैं और इससे उत्तराखंड में उनके अपने गांव के प्रति लगाव भी बना रहेगा और यहाँ पर पलायन भी कम हो। हम समझते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो
पलायन की एक तीव्र गति बन चुकी थी, आज वही रिवर्स पलायन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और इस क्रम में अगर उनकी गणना उनके गांव में होती है तो ये एक सुखद परिणाम है। सर, इसका कोई आंकड़ा कोई अपील की है, काफी लोगों के पास का हमारे पास फोन आया है कि उन्होंने अपने गांव में अपनी मतदाता सूची में नाम दर्ज करा दिए हैं और कुछ लोग प्रक्रिया में हैं और जैसे कोई ऐसा आंकड़ा आता है तो हम आपको उसमें साझा करें। उत्तराखंड में खनन नीतियों को लेकर सियासी घमासान एक बार फिर तेज हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने राज्य सरकार की खनन नीतियों पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि खनन के नाम पर पर्यावरण और जनहित को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। प्रतिमा सिंह ने कहा कि हालात ये हैं कि सत्ता में बैठी पार्टी के अपने नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भी सरकार पर खनन में गड़बड़ी के आरोप लगा चुके हैं। वहीं विधायक तक खनन की ट्रॉलियां रोकने को मजबूत हो रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि जब हाईकोर्ट तक खनन पर सवाल उठा रहा है तो सरकार खनन सुधार की बात क्यों नहीं कर रही। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह नदियों और जंगलों को नुकसान पहुंचाने के लिए 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है। इसके अलावा उन्होंने हाल ही के आपदाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि थराली, चमोली और केदारनाथ जैसे घटनाएं सरकार के लिए चेतावनी होनी चाहिए थी, लेकिन वह इससे सबक लेने को तैयार नहीं है। आखिरकार प्रतिमा सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश के संसाधनों को कुछ खास लोगों के हित में बेच रही है, जो राज्य के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। कहा जा सकता है, जिसकी खुद की पार्टी के लोग कह रहे हैं, उनके पूर्व मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारा जो प्रदेश है, हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, वो खनन माफिया हो चुके हैं। खुद के विधायक खनन की ट्रॉलियां रोक रहे हैं, हाई कोर्ट तक जिस पे सवाल कर रहा है, उसके बाद आप खनन सुधार की बात कर रहे हैं। आप 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं कि जाइए और जाकर के नदियों का सीना चीरने का कार्य करिए और जाकर के जंगलों को काटने का कार्य करिए। अभी तो आपने धराली देखी, थराली देखी, चमोली देखी, केदारनाथ देखा, जाइए और जाकर के आपदाओं को झेलने का कार्य करिए। ये प्रोत्साहन राशि देने का उनका मकसद है। पूरी अरावली तो बेच दिया आपने अपने मित्र को, उत्तराखंड भी बेच दिया आधा से ज्यादा अपने मित्रों को। मुझे लगता है कि इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आज हम जो है वो कल जिंदा कैसे रहेंगे, आने वाली पीढ़ी को आप क्या दिखाएंगे, खनन दिखाएंगे, आपदा दिखाएंगे या रहने के लिए एक स्वच्छ वातावरण दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि काश के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रदेश को ग्रीन बोनस दिया होता, काश कि इस प्रदेश को आपदा से निपटने के लिए पैसा दिया होता, लेकिन नहीं। काले काम के लिए तो मोदी जी जाने जाते हैं, काले काम के लिए धामी जी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर देहरादून से है। देहरादून जिले में ठंड और शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ठंड से होने वाली समस्याएं और साथ ही स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इधर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि अस्पताल में कंबल, गर्म कपड़े, हीटर जैसी सुविधाएं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। खासकर लेबर रूम, बच्चों और वृद्धों के वार्ड में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके उद्देश्य है कि शीतलहर के चलते किसी भी मरीज को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग मीडिया और समाचार पत्रों के जरिए आम जनता से शीतलहर से बचाव के उपायों पर लगातार अपील भी कर रहा है, ताकि ठंड के कारण किसी को कोई गंभीर समस्या ना हो। शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ रहा है, तो इसको लेकर सर आपके विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, पूर्व में ही निर्देशित कर दिया गया था कि जो अस्पताल है उसमें पर्याप्त मात्रा में कंबल, जो गर्म कपड़े हैं ओढ़ने की, उनकी उपलब्धता बनाना सुनिश्चित करें। लेबर रूम में, वार्ड में, जहाँ पर वृद्धों के वार्ड हैं या बच्चों के वार्ड है, वहाँ पर्याप्त मात्रा में हीटर की उपलब्धता बनाना सुनिश्चित करें, ताकि किसी की को भी जो है वो ठंड की वजह से परेशानी ना हो। आप जानते हैं वृद्ध और बच्चों में तापमान शरीर का बहुत तेजी से गिरता है, तो विशेष रूप से वहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित इसमें किया गया था। और पब्लिक से भी हमारे द्वारा अपील की गई है, मीडिया के माध्यम से भी हमने अपील की है, उसमें न्यूज़पेपर में भी हमने प्रकाशित किया था कि किस तरीके से हम शीतलहर से बचाव से क्या सावधानी रख सकते हैं। उसमें ये जरूरी है कि जब हम
जरूरी हो, घर से आवश्यक हो तभी, उस समय जब शीतलहर चल रही हो तो तभी आवश्यक हो तभी निकले। जब घर से बाहर निकलते हैं तो पूरे शरीर को ढकने वाले गर्म कपड़े जो पहने, गर्म पेय पदार्थों का सेवन करते रहें और जितने भी हमारे कार्य हैं दिन के समय निपटाने की कोशिश करें जब धूप होती है या थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा सही होता है। और रात के समय बहुत देर तक जो है बाहर समय व्यतीत ना करें खुले में, और बहुत अधिक मात्रा में धूम्रपान और शराब का सेवन ना करें। ये भी जो है हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं और तापमान जो है शरीर का गिराते हैं। तो ये सब अपील भी हमारे द्वारा जनता से की गई थी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर भारत में घने कोहरे का कहर अब भी जारी है और इससे उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र में खासा असर पड़ा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन 3200 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। वहीं सूखी ठंड आम लोगों को परेशान कर रही है और मैदानी इलाकों में घने कोहरे के कारण धूप नहीं निकल पा रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने आगामी दिनों की ओर से बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है और शीतलहर और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। इधर विभाग के मुताबिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ राहत मिल सकती है। इस समय मैदानी क्षेत्रों में ठंड और कोहरे से बचने के लिए लोगों को पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है और ऐसे में मैदानी क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां 4 जनवरी को उत्तराखंड महिला मंच ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया है। इस आंदोलन में तमाम विपक्षी दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जनता के एकजुट होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड महिला मंच की मांग है कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच हो, क्योंकि यह मामला पिछले कुछ समय से गंभीर बनता जा रहा है। ऐसे में महिला मंच का कहना है कि वे 2022 से लगातार अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में इन मामलों में कई नई बातें सामने आई हैं। अब जब स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो रही है तो महिला मंच ने सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है, ताकि मामले की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। ऐसे में महिला मंच ने इस आंदोलन के लिए 4 जनवरी की तारीख तय की है, जब वे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। मंच ने यह भी कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और इस आंदोलन में पार्टियों और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। भाकपा माले भी इस आंदोलन का समर्थन किया है और इसके साथ ही विपक्षी दलों का समर्थन भी बढ़ रहा है। इसमें पहला सवाल तो यही है कि वीआईपी कौन था। दूसरा सवाल है उर्मिला सनावर के जितने भी वीडियो और ऑडियो साक्ष्य हैं उनकी जांच की जाए सरकार की ओर से, उनकी एजेंसियों की ओर से। और नंबर 3 है कि उर्मिला सनावर को भी सुरक्षा प्रदान की जाए। और हमारा ये भी कहना है कि वंतरा के अंदर जो साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा, उनके नुमाइंदों के द्वारा, उसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई है। ये हमारी मुख्य मांगे हैं और इन्हीं मांगों के साथ ही अंकिता को न्याय मिल पाएगा, ऐसा हमारा मानना है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नैनीताल की प्रसिद्ध नैनी झील में एक अज्ञात व्यक्ति का शव तैरते हुए मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शव ठंडी सड़क पर स्थित शिव मंदिर के पास झील में तैरती हुई देखी गई है। ऐसे में लोगों ने तुरंत पुलिस को इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है। अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। शव की स्थिति देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि व्यक्ति का शव काफी समय से पहले पानी में गिरा हो सकता है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसके बाद ही इस मामले की गुत्थी सुलझाई जा सकेगी। इस घटना ने इलाके में काफी चर्चा पैदा कर दी है और लोग जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर ये शव किसका है और कैसे झील में आया। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही इसकी पहचान करने की उम्मीद है।
ये देखिए रोहन शर्मा है, उम्र 20 वर्ष है इसकी। इसके पिताजी का नाम है पुष्कर चंद शर्मा, जो मल्लीताल का रहने वाला था। दिनांक 25 तारीख से गायब चल रहा था और 30 तारीख को उसके पिताजी ने इसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई थी। आज दिनांक 3/1/2026 को इसका यहाँ पर शिव मंदिर के पास में शव बरामद हुआ है झील से, नैनी झील से। आगे इसमें पंचायतनामे की और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार से इस बार की बड़ी खबर सामने आ रही है। माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। आज तड़ाके सुबह से ही हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड और अन्य गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित की। गंगा घाटों पर हर हर गंगे के जयकारे और मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। ऐसे में श्रद्धालु पूरे विश्वास के साथ गंगा स्नान कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते नजर आए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन देवी देवता भी पृथ्वी पर आकर गंगा स्नान करते हैं, जिससे इस पर्व का महत्व और बढ़ जाता है। वहीं पौष पूर्णिमा पर पितरों के श्राद्ध और तर्पण का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इससे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रद्धा और भक्ति के इस महासंगम ने एक बार फिर हरिद्वार को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया है। अब सुनते हैं श्रद्धालुओं और पंडितों की प्रतिक्रिया। पूर्णिमा के स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है, मोक्ष प्राप्ति। और हम अपने दोस्त पंडित जी के साथ आए। उन्होंने हमें बताया कि हमें सुबह स्नान करना चाहिए, जो कि हमें बहुत ही आनंद आया। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम अभी। आज पौष पूर्णिमा है, जिससे इस पवित्र स्थान पर सभी स्नान करने के लिए आए हैं। स्नान करने से हमारा जीवन पवित्र होता है और हमारे एक एक पग रखने से भी, जब हम गंगा स्नान करने के लिए आते हैं तो एक एक कदम जब गंगा स्नान करने के लिए रखते हैं तो उसका भी गंगा का ही फल स्नान का ही प्राप्त होता है। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखो कोटिन यज्ञ समान। जब संत सम्मेलन हो या कोई भी धर्म का कार्य हो या गंगा स्नान हो, जब एक पग आगे बढ़ता है तो वो भी गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होता है। तो सभी को गंगा स्नान करना चाहिए। हमारे मन की भावनाओं की और हमारे पूर्वजों की भी पवित्रता होती है, उद्धार होता है उनका पुण्य प्राप्त हो सकता है। तीर्थराज प्रयाग में हर वर्ष में माघ मेला लगता है, उसका अधिक पुण्य होता है, क्योंकि अनेक संत महापुरुष वहाँ पधारते हैं। माघ में सभी देवी देवताओं का भी वास होता है, हमारे पूर्वजों का भी वहाँ वास होता है, जिसका गंगा स्नान करने से कल्याण होता है, उद्धार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं देहरादून के मौसम की और आसपास के इलाकों की। बीते देर शाम केदारनाथ धाम सहित हिमालय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई। इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और संपूर्ण केदार घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है। सर्द हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ और सीमांत गांव के ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में मौसम अगर इस तरह बन रहा है तो आने वाले समय में बासुकीताल, मनमाई, महेश्वर, तुंगनाथ और कार्तिक स्वामी तीर्थ में भी बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने उनके पास से 6 पेटी अवैध देसी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 7 पेटी आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपियों में उमेश कुमार, परमेश्वर चौहान, रोहित कुमार, सीता देवी, दिनेश और सुरेश शामिल हैं। इनके पास से कुल 195 पौवे टेट्रा पैक देशी शराब, 54
कौवे माल्टा ब्रांड देसी शराब और 60 टेट्रा पैक माल्टा ब्रांड शराब बरामद हुए हैं। इसके अलावा पुलिस ने शराब तस्करी में इस्तेमाल की गई एक स्कूटी भी सीज की है। बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर शहर में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई के बाद शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने यह भी कहा कि वे भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखेंगे ताकि शहर में अवैध शराब की तस्करों को पूरी तरह रोका जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह कदम शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने अगस्त्यमुनि में स्टेडियम निर्माण को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि यह स्टेडियम काफी समय से बन रहा था और यहां कई युवा प्रशिक्षण भी ले रहे थे। उनका कहना है कि उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करना है और इस स्टेडियम के बनने से क्षेत्र में युवाओं को फायदा होगा। हालांकि स्थानीय लोग इस निर्माण को लेकर असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि यह जगह मुनिराज की है और यहां किसी भी तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए। इसके विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। इधर स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच विवाद बढ़ गया। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को कैसे संभालता है और विधायक की सफाई का स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों पर क्या असर पड़ता है। विधायक आशा नौटियाल ने अपने बयान में यह भी कहा कि उनका मकसद केवल युवाओं के लिए खेल और प्रशिक्षण के अवसर बनना है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, अगस्त्यमुनि का जो खेल मैदान है वो वहां पर काम प्रारंभ हो चुका था और काम प्रारंभ होने के काफी समय बाद कुछ लोगों ने मतलब उस पे ये बात उठाई कि यहाँ पे मुनि जी का ये मैदान है, यहाँ पर मुनि जी की डोली का स्थान है और वहाँ पे हवन कुंड है। ये सब बातें जब चली तो एक दिन मैं भी वहाँ पे गई और मैंने भी कुछ विभाग से बात करी कि ये मतलब क्या मामला चल रहा है। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे काफी समय पहले मेरे बनने से पहले ही वहाँ पे भूमि पूजन होकर के खेल मैदान का कार्य प्रारंभ हो चुका था और ये घटना लगभग कई महीने बाद की है। तो मैंने अधिकारियों से भी बात करी तो उन्होंने कहा कि ये जो खेल मैदान है ये एक स्टेडियम की यहाँ पर लोगों की मांग थी और स्टेडियम के रूप में इसको तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे कि इंडोर स्टेडियम भी बन चुका है। वहाँ पे कई जगह के बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं और कई वर्षों से ले रहे हैं। स्थानीय लोगों का जो विषय है वो ये है कि मुनि महाराज की जो वहाँ पर देवरा यात्रा होती है, तो जब मुनि महाराज जी यात्रा के बाद अपने प्रवास के बाद जब अपने स्थान पे बैठने के लिए जाते हैं तो उस स्थान पे यज्ञ वगैरह किए जाते हैं। लेकिन वो चर्चा सब बैठने के बाद ही होनी थी। जब मैं एक दिन वहाँ पर हमारी पंचायत प्रतिनिधियों का एक दिन का प्रशिक्षण था और हम सब लोग वहाँ पे था, तो कुछ लोग अचानक ही वहाँ पे आ गए थे। मैंने उनसे यही निवेदन किया था कि हम लोग बैठ करके अधिकारियों के साथ भी बैठ करके इसके बारे में चर्चा जब होगी तब इसका निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन अब कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जो मतलब उसको राजनीतिक रंग दे करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का भी काम